तो हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है ये आपका आरपीएफ एसआई का लेक्चर सेकेंड है। ठीक है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, प्रीवियस ईयर पेपर है। हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है। बाकी मेरे आपको बताने का तरीका पता है। मैं एक क्वेश्चन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा और हर क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे रहेंगे। ये सीरीज का मकसद ये है कि आपका जीके जीएस में 50/50 का टारगेट रहेगा पूरा। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च भी कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर बैंक, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि डेली क्लास आपकी इसी टाइम पे शाम को 4 बजे ही होगी। ठीक है, तो डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन डैश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तो फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो रायसेन नामक जगह में ये स्थित है। इनकी खोज कब हुई थी अगर आपसे ये पूछेगा, और किसके द्वारा फाउंड की गई थी ये? तो ये फाउंड की गई थी वीएस वालंकर के द्वारा। ठीक है, और कब फाउंड की गई थी, कब इनकी खोज की गई थी? तो 1957 में की गई थी। ठीक है, और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि इनका जो नाम है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में भी है। ठीक है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, ये जो है गुफाएं ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डैश अधिवेशन में शुरू किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च एट द सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो किस सेशन में वो लॉन्च किया गया था ये हमें बताना है। तो वो लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में, जिसे हम अब मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुंबई के अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कब किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके द्वारा कहने पे शुरू किया गया था? तो किसके कॉल पे? तो कॉल ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी के कॉल पे इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको जो क्या कहते हैं, क्विट इंडिया जो मूवमेंट है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो नेशनल फ्लैग है हमारा, तो किसके मतलब नेशनल कांग्रेस फ्लैग किस अधिवेशन में आया था? नेशनल कांग्रेस फ्लैग तो ये आया था आपके बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बॉम्बे सेशन में ही नेशनल कांग्रेस फ्लैग लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या तो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो किसे कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा का जनक? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 1757 में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1757 में जो इंडिया के अंदर थी वो सिविल सर्विसेज शुरू की गई थी। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1786 में, कब? 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको कि 1786 में ये गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, और इसी ने क्या दिया था? इसी ने कॉर्नवालिस कोड भी दिया था। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्नवालिस कोड किसने दिया था? तो इसी ने दिया था। ठीक है, इसने 1793, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से सीसीएस आया था। ठीक है, मतलब कि कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज 1757 में शुरू हुई थी, लेकिन जो आपकी सिविल सर्विसेज थी वो कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी आपकी 1793 में। ध्यान रखिएगा
सिविल सर्विसेज कब शुरू हुई थी? 1793 में। अगर आपसे पूछे कि सीसीएस कब शुरू हुई थी, सीसीएस 1757 में और सिविल सर्विसेज 1793 में शुरू की गई थी, और इसी वजह से इसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो ध्यान में रहेगा आपको। और अगर आपसे पूछे कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्विसेज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल इसी महीने में, यानी कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने करो या ना मरो का नारा दिया था? विच फेमस पर्सन आइडेंटिफाइड विद द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या तो फिर इंदिरा गांधी? तो सबको पता है, मोस्ट इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था डू और डाई का। ठीक है, किस उसमें दिया था? तो मैंने अभी आपको बताया क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था ये। ठीक है, किस में? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, अब ये नारा तो हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट नारा है जैसे आपको याद में रखना है, जैसे कि जय हिंद का नारा, ये किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सबको पता होगा, बोस जी ने दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, एक आपको नारा ध्यान में रखना है, साइमन गो बैक नारा किसने दिया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइमन गो बैक नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। एक आपको पॉइंट और ध्यान में रखना है, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये किसने दिया था? ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, तो ये दिया था तिलक जी ने, यानी कि लोकमान्य तिलक ने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको कि आराम हराम है। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? आराम हराम है, तो ये दिया था नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स के हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारत में नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? इन इंडिया रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन डैश रिवर। कृष्णा, लूनी, गोदावरी, घाघरा किस नदी में पाई जाती है? हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये पाई जाती है आपकी घाघरा नदी में। ठीक है, यानी कि घाघरा रिवर में पाई जाती है। कौन सी? गंगा डॉल्फिन्स जो है वो घाघरा रिवर में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये आपको। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये रिवर डॉल्फिन्स होती हैं, यानी कि नदी की डॉल्फिन्स होती हैं, ठीक है, जो ये रिवर डॉल्फिन्स होती हैं, ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक मैमल्स होती है। क्या होती हैं? फ्रेश वाटर एक्वेटिक मैमल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि घाघरा रिवर में पाई जाती हैं। ठीक है, चलो इतना आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस क्रांति से एमएस स्वामीनाथन जुड़े हुए हैं? विच इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड? ऑप्शन है व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन या तो फिर येलो रेवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो एमएस स्वामीनाथन का संबंध ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर कब शुरू हुई थी, ये अगर आपसे पूछेगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर 1966 से लेके 67 में शुरू हुई थी। ठीक है, और इसका जो मेन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है ग्रेन प्रोडक्शन से। किससे है? ग्रेन प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट आपको मैं क्रांतियों के बारे में बता देता हूं, जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आप सबको पता है इसका संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से। और इसको किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्गीस कुरियन ने इसको शुरू किया था, और इसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन यानी कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो अनियन से है। ठीक है, अनियन प्रोडक्शन से है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको येलो रिवोल्यूशन का भी ध्यान में रखना है कि येलो रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो येलो रिवोल्यूशन का जो संबंध है वो ऑयल सीड्स से है। ठीक है, इससे ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? तो बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज का जो भारत के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है
वो उड़ीसा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछे कि गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत के अंदर कौन सा है, तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका में ही एक कोलार माइन है, कौन सी, कोलार गोल्ड माइन। ठीक है, जो कि केजीएफ मूवी में भी दिखाई गई है। ठीक है, तो वो इसी के बारे में बताया गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में कौन करता है, तो सिल्वर का प्रोडक्शन यानी कि करता है सबसे ज़्यादा राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत के अंदर कौन सा राज्य करता है, तो वो करता है आपका झारखंड राज्य। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछे कि आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो भी उड़ीसा राज्य ही करता है। ठीक है, आयरन ओर भी करता है और क्रोमाइट का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में ही होता है। ठीक है, आयरन ओर और क्रोमाइट दोनों का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं। चलो अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड इन डैश, कोलकाता, पटना, मालदा या तो फिर हाजीपुर। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ईस्टर्न का, ठीक है, तो ईस्टर्न का मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि वेस्ट सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कौन सा है, तो वेस्ट सेंट्रल का मुख्यालय है आपका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर कहाँ पे है, जबलपुर आपका एमपी में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि साउथ ईस्ट का मुख्यालय, साउथ ईस्ट सेंट्रल का, ठीक है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल का वो होगा आपका बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहा है मैं आपको सब बताता चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, ईस्ट कोस्ट का, तो वो है आपका भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं। चलो अगला क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन डैश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या तो फिर केरला। प्रश्न का सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुडनकुलम तमिलनाडु, देखिए नाम से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 2002 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो है वो थर्मल पावर प्लांट है। कैसा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट है। और कुछ आपको इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स के बारे में मैं बता देता हूँ, जैसे कि तारापुर पावर प्लांट। ठीक है, तारापुर कहाँ पर है? तारापुर है आपका महाराष्ट्र और शायद राजस्थान, इन 2 स्टेट्स में से किसी एक में है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तारापुर कहाँ पे है? कलपक्कम में, राजस्थान। चलो ठीक है, अगला आपको ध्यान में रखना है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तो ये कहाँ है? मद्रास वाला, तो ये मद्रास में ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा इसको भी। ठीक है, कुडनकुलम तो मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु में है। एक आपको ध्यान में रखना है नरोरा पावर प्लांट। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरोरा पावर प्लांट जो है वो आपका यूपी में है। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है काकरा पारा। ठीक है, कौन सा? काकरा पारा। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ये वाला, ताकि आपको कोई भी गड़बड़ ना लगे। काकरा पारा पावर प्लांट कहाँ पे है? तो काकरा पारा पावर प्लांट आपका गुजरात में है। ठीक है, ये भी आपको पावर प्लांट ध्यान रखना है। और एक आपको लास्ट ध्यान में रखना है कैगा पावर प्लांट। ठीक है, कौन सा? कैगा, तो ये कहाँ है? कैगा पावर प्लांट, तो ये आपका कर्नाटका राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है? कर्नाटका राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी भारतीय संविधान के सुलेखक के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए.वी. थक्कर, नंदलाल बोस, जे.बी. कृपलानी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे बड़े नाम है रायजादा साहब। ठीक है, यही थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अब इनके बारे में आया तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि 370 में, आर्टिकल 370 का मेन ड्राफ्टर कौन थे, क्योंकि 370 अभी बहुत प्रचलित था, तो हो सकता है पूछ ले, तो ये ध्यान में रखना है आपको।
गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब आया फोर्स में, यानी कि शुरुआत इसकी कब से हुई, कार्य में कब से आया कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आया 1950 में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्टार्टिंग में टोटल कितने आर्टिकल्स थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। स्टार्टिंग में आर्टिकल्स कितने थे, तो स्टार्टिंग में आर्टिकल्स थे 395, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसका आइडिया किसने दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था एम.एन. रॉय ने, ठीक है। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जितने मुझको याद आते जाते हैं मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के लिए किस देश के संविधान पर विचार किया है? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड बाय इंडियन फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी? फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन या तो फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो ली गई है वो फ्रांस से ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें और ली गई हैं दूसरे देशों से जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस कंट्री से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछेगा तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से देश से ली गई हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं आपकी रसिया कंट्री से, ठीक है, यानी कि रूस से, यानी कि यूएसएसआर, ठीक है। अगर आपसे पूछे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आपके लिए गए हैं अमेरिका से, यानी कि यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है, जो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है, 2 हाउसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनकी जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है, किस कंट्री से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो किस में दिया गया, क्या पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में, तो ये दिया गया है आपके पहले में, ठीक है, पहले शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए 5th शेड्यूल का पूछेगा कि 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें ट्राइब्स के बारे में, इनके जो जनजातियां हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। 5th शेड्यूल में क्या बताया गया है? जनजातियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 8th शेड्यूल में क्या बताया गया है, तो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 22 भाषाओं के बारे में किस में बताया गया है? 8वें में, ठीक है। किस अनुसूची में बताया गया है? 8वीं अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। जैसे अब 22 भाषाएं कौन कौन सी, जैसे कि मान लीजिए असमी, ठीक है, ये 22 भाषा के अंदर आती है, बंगाली आती है, ठीक है, ये सारी जो हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बोडो आती है, डोगरी आती है, ठीक है, तो ये सारी 22 भाषाओं के अंदर आती है। इन्हीं के बारे में 8th शेड्यूल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गलत है, मतलब कि घास के मैदान में कौन सा गलत है? अर्जेंटीना में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज और साउथ अफ्रीका में वेल्ड। तो कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या है? प्रेरीज, जो अर्जेंटीना में नहीं है। तो प्रेरीज कहाँ पर है? तो प्रेरीज है आपका नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं। एक आपको नहीं दिया है इसमें, पंपास, ठीक है। पंपास घास के मैदान कहाँ है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंपास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना में है, ठीक है। वो कहाँ है? अर्जेंटीना में। बाकी तो वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, ये सही है। स्टेपी भी सही है, ऑस्ट्रेलिया भी सही है, ठीक है। बाकी पंपास आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, देश की राजधानी के संबंध में कौन सा गलत है? कायरो इजिप्ट, न्यू दिल्ली इंडिया, ओटावा कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया।
तो कायरो इजिप्ट है सही, न्यू दिल्ली इंडिया, ओटावा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी नहीं, गलत है ये वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है फिर? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी तीनों सेम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन हिमालयास? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मैकालू या तो फिर K2, यानी कि कौन सी इसमें से दूसरी सबसे बड़ी चोटी है? तो वो है K2। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछे तो 8,848 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे K2 की ऊंचाई पूछे, K2 की कितनी है, तो 8,611 मीटर है इसकी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर आपसे कंचनजंगा की पूछेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है कि पूछ ले कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की कितनी है? इसकी 8,586, तो ये थर्ड हाईएस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद एक आपको लोत्से पूछ सकता है, लोत्से है 8,516, ये सब मीटर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैकालू जो है, तो मैकालू की कितनी ऊंचाई है? मैकालू की ऊंचाई है 8,485 मीटर। ठीक है, क्योंकि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें पूछे, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चलो, अब यहाँ से मेरी साइंस की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, साइंस के मैं आपको लेक्चर बताऊंगा, बिल्कुल जैसा मैंने आपको जीके बताया है सेम वैसे ही मैं आपको साइंस भी बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन और लेक्चर का 16th क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? डायप्टर, मायोपिक, हाइपर मीडिया या तो फिर नन ऑफ दीज? तो क्या होता है, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल डायप्टर सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस हम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और पावर ऑफ लेंस P बराबर होता है 1/f। 1/f मतलब क्या हो गया? 1 फोकस डिस्टेंस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, ये होता है। बाकी आपको पता चल गया, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायप्टर जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डायप्टर को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक होता है मायोपिया। ठीक है, ये आपको पता होगा, शायद तक नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपर मायोपिया। ठीक है, क्या होते हैं हाइपर मायोपिया और मायोपिया, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, देखिए, मायोपिया को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और हाइपर मायोपिया को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मायोपिया में क्या होता है कि निकट यानी कि पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, पास की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। हाइपर मायोपिया में ये होता है कि दूर की वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, जो फार की चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी, लेकिन जो निकट की है, जो पास की है, वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर मायोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट इट इज यूज्ड डैश। किसका यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का यूज करते हैं, जो शाफ्ट होता है उसकी आवर्धन गति का पता लगाने के लिए। अब स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीडोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है सर? तो स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है जो मोटर बाइक्स होती हैं उनमें जो स्पीड मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। एनीमोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो एयर की वेलोसिटी यानी कि हवा का वेग मापने के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना, हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का। और क्रोनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। ठीक है, जो शिप्स होती हैं उनमें सही टाइम का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? क्रोनोमीटर का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा? ठीक है, द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड द फोर्स अप्लाइड इट 7 न्यूटन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य W बराबर कितना दिया हुआ है? 56 जूल दिया हुआ है। ठीक है,
और क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना, 7 न्यूटन। सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ से हमें विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, W/F, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो W है 56, F है 7, ये कट जाएगा यानी कि 8 आ गया, ठीक है। तो कितने मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित तो असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहते हैं। ये मतलब कहने का कि ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की गति का ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, ठीक है, कि संवेग परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के समानुपाती होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो एग्जाम्पल होता है क्रिकेट में जो कोई भी फील्डर होता है वो अपने हाथ पीछे की ओर कर लेता है, क्यों कर लेता है, ताकि उसको ज़्यादा जो गेंद है उस पर उसका ज़्यादा वेग कम लगे, ठीक है, उस पर हाथ पे उसका वेग कम लगे, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। अब न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो न्यूटन की गति के पहले नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ये ध्यान रखना, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। द्वितीय नियम जो है वो बल का नियम है, ठीक है, जो दूसरा नियम है उसको हम बल का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ma, ठीक है। और जो तीसरा है, तीसरे बल को हम कहते हैं एक्शन, सॉरी तीसरे जो रूल है उसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो होता है तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है वो कौन सा है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सभी बलों में डैश होता है, क्या होता है सभी बलों में, ये हमें बताना। परिमाण और दिशा दोनों, घनत्व दिशा या तो फिर परिमाण, तो सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है। उससे हम क्या, अब देखिए जैसे परिमाण और दिशा दोनों यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जिस चीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम कौन सी राशि कहते हैं, उसको हम कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे परिमाण के साथ दिशा भी हो, और जहाँ पर सिर्फ दिशा हो लेकिन परिमाण ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अदिश राशि, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश राशि के उदाहरण क्या है, जैसे कि फोर्स बल, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ये सभी सदिश राशियां हैं, ठीक है। नहीं, ऊर्जा नहीं होगी, विस्थापन हो गया, ठीक है, और बल हो गया, और द्रव्यमान, द्रव्यमान एक सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशियों के बारे में बात करें तो अदिश राशियों में आता है ऊर्जा यानी एनर्जी, ठीक है, ठीक है, और द्रव्यमान जो है वो आपका अदिश राशि में आएगा ना कि सदिश राशि में आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये होती है पहला तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है, और होती है आपकी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है, ये भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है, और वेलोसिटी यानी कि वेग जो होती है वो भी आपकी एक सदिश राशि होती है, ठीक है। बाकी अदिश राशियों की अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटीज की, तो वो होती है आपकी एनर्जी, ठीक है, और होता है आपका मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, और वर्क यानी कि कार्य, ये भी अदिश राशि होती है, ठीक है, और स्पीड यानी कि चाल, ठीक है, ये भी एक अदिश राशि होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो किसी गतिमान पिंड की अगर चाल दोगुनी कर दी जाएगी, या देखिए अगर मान लीजिए किसी पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है, उसमें प्रारंभिक वेग मान लीजिए क्या है, प्रारंभिक वेग मान लीजिए क्या है, प्रारंभिक वेग है मान लीजिए v, ठीक है, और अंतिम वेग क्या होगा, लास्ट, तो लास्ट वेग होगा 2v। तो पिंड का जो प्रारंभिक संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा, और दूसरा संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू 2v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p1 अपॉन p2 बराबर क्या आ जाएगा, mv अपॉन 2mv। अब यहाँ से mv से mv कट गया यानी कि कितना बचा, 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, p2 बराबर 2p1, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो उसका संवेग क्या होगा, संवेग दुगना हो जाएगा। p से हम संवेग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, p से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संवेग को यानी कि मोमेंटम को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ना कौन से नियम का उदाहरण है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ऊर्जा संरक्षण, संवेग गति के पहला नियम या गति का दूसरा नियम। तो संवेग संरक्षण का उदाहरण है रॉकेट का गति करना। ठीक है, देखिए रॉकेट का गति करना संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ये संवेग संरक्षण होता क्या है, किसी कणों के समूह, ठीक है, कणों के समूह या निकाय से अगर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें जो संवेग होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। ठीक है, उसमें संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। यानी कहने का मतलब कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, टक्कर के पहले में और टक्कर के बाद में, ठीक है, जो संवेग होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, यही होता है आपका संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो रॉकेट का उड़ना किसका उदाहरण है, संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्फा, श्रव्य, एक्स या तो फिर बीटा। तो इसमें से एक्स किरणें जो हैं वो आपकी कौन सी हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना कि जहां पर जिन तरंगों को मीडियम की नीड नहीं होती वही क्या कहलाती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो सभी एक चाल से चलती हैं। ठीक है, और ये चाल किसके बराबर होती है, ये चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखना किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि गामा के, जैसे कि हो गई आपकी गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, ठीक है, दीर्घ रेडियो किरणें, ये सभी भी कैसी हैं, ये भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं फिर हल्ला करोगे आप लोग। गामा हो गई, एक्स हो गई, ठीक है, ठीक है, गामा, एक्स और पराबैंगनी हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शंस ऊपर दिए हैं उसके अलावा गामा, पराबैंगनी, एक्स, अवरक्त किरणें, ये सभी भी कैसे होती हैं, ये सभी भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इनका जो परिसर रेंज कितनी होती है इनकी, ये भी पूछा गया कई बार। तो 10 की पावर 14 से लेकर के 10 की पावर 4 मीटर तक होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 10 की पावर -10 से लेकर 10 की पावर 8 तक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, एक्स रेस की वेवलेंथ ये होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं। द सब्सटेंसेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी या तो फिर चमक। तो क्या कहा जाता है उन्हें, जिसमें से वस्तु को नहीं देखा जा सकता उसे हम कहते हैं पारभासी, यानी कि ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक है, क्या पारदर्शी, तो मैंने पारभासी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते उसे हम पारभासी कहते हैं। पारदर्शी क्या होता है, जिसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, और अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी होता है कि वैसे पदार्थ जिनमें से आप वस्तु को आर पार नहीं देख सकते, वही आपके अपारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हो गया आपका पेपर, पेपर किसका उदाहरण है, अपारदर्शी का। ठीक है, पेपर हो गया, लकड़ी हो गया और धातुएं हो गई, ये सभी अपारदर्शी के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना। पारदर्शी का उदाहरण अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि कांच हो गया, ठीक है, जल हो गया, ये सभी पारदर्शी के हैं। और पारभासी के उदाहरण, तो पारभासी के उदाहरण है जैसे कि चिकना कांच, ठीक है, और घिसा हुआ कांच, ये सभी किसके उदाहरण है, पारभासी के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, घिसा हुआ कांच, ये सभी इसी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बादलों का रंग सफेद के कारण दिखता है, किसके कारण दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बादलों का जो रंग है वो किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसमें
जो पदार्थ हैं वो कणों को चारों दिशाओं में विसरित कर देते हैं, ठीक है। और यही विसरण की घटना क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश के प्रकीर्णन का और उदाहरण क्या है, तो ब्लू स्काई यानी आकाश का नीला होना, ठीक है, ये भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। और बाकी आप क्लाउड देख सकते हैं, वाइट क्लाउड भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी डेली क्लास होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ यही सीरीज अगर आप करते जाओगे तो आपको 50 में से 50 कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको जितना मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उतना करना है। क्लासेस अब आपकी डेली होंगी इसी चैनल पे, रेगुलर शाम को 4 बजे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही डेली आपको 4 बजे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।